अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ मैं शुरू करूंगा कि एक लड़की है, रजीता या रीटा कोहली। ये बदीन, सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन में रहती है। 2 महीने पहले इसको अगवा किया गया और आशिक अहमदानी, एक मुसलमान ने 2 महीने पहले इसको अगवा किया, जैसे कि आम प्रैक्टिस है। उसको 2 महीने तक रेप करता रहा, इसको कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते रहे, ये तैयार नहीं हुई। इसको बोला तुम्हारे ख़ानदान को मार देंगे अगर तुम मुसलमान नहीं हुई और एक बूढ़े से शादी नहीं करोगी तो। ये तैयार नहीं हुई। आप ज़रा अगर देखें तो खुद पहले आप ये लड़की की बात सुन लें। लेकिन मसला ये है, ये सिंधी में है तो मैं ये रहने देता हूँ। लेकिन इसने खुद बयान दिया कि मुझे 2 महीने तक मेरा रेप होता रहा और फिर मुझे ये कराची में लाया था बदीन से, और फिर कराची से हैदराबाद लेके जा रहा था ना, तो ये रास्ते में मौका देख के भाग गई और फिर पुलिस केस हुआ और अदालत में इसको पेश किया गया। और अदालत में इसने रो रो के बयान दिया कि मुझे मेरे माँ बाप के पास वापस भेजा जाए। आप ये देखें, बदतरीन पाकिस्तान में एक इंसानियत सोज, एक इनह्यूमन पाकिस्तान का सिस्टम है कि अदालत ने कहा कि इसको दारुल अमान भेज दो। हमें अच्छी तरह पता है कितनी ऐसे स्कैंडल आ चुके हैं कि दारुल अमान दरअसल एक ब्रोथल है, जहाँ से मासूम लड़कियों को जो किसी न किसी तरीके से जिनके घर बार से बिछड़ जाती हैं उनको वहाँ भेजा जाता है, और फिर उनके साथ जो वहाँ पे होता है वो मैं आपको बयान से बाहर है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस पे, जिसमें डिटेल में बताया था कि दारुल अमान की खुद एक ऑफिसर हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टरों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जजों के लिए, जनरल्स के लिए वहाँ से लड़कियाँ सप्लाई होती हैं। तो इसको दारुल अमान भेजने का कहा गया। इसने भरपूर एहतजाज किया। अदालत में वो सड़कों पे लौटती रही, वो ज़मीन पे लौटती रही, वो रो रही थी, चीख पुकार कर रही थी, अदालत से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे माँ बाप के पास मैं जाना चाहती हूँ। अब आप ये देखें कि एक बालिग लड़की वो अपनी मर्जी से कह रही है कि मेरा अगवा हुआ है, मुझे माँ बाप के पास भेजें, उसको दारुल अमान भेजते हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ ये ऐसा सलूक हो रहा है। ये ऐसे वाक़यात रोज़ की बुनियाद पे हो रहे हैं। एक मैंने मिसाल के लिए आपके सामने रखा है, या ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ है इसलिए आपके सामने रखा है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को कोई हक़ ही नहीं है कि किसी और देश के मामले में ह्यूमन राइट्स की कम से कम बात करे। बलूचिस्तान, KPK, सिंध में एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, POK गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ये हाल है। अजीज़ दोस्तों, एक और पिछले हफ्ते की स्टोरी थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि हमने 12,000 अफ़गानी पकड़े हैं जिनके पास पाकिस्तान का जाली पासपोर्ट है। अजीज़ दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क का पासपोर्ट है वो कह सकता है ना कि जाली पासपोर्ट है, वरना सऊदी अरब में जो अफ़गानी वहाँ पे रह रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, वो पहुँचा कैसे? एयरपोर्ट स्कैनिंग सिस्टम सऊदी अरब का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहाँ पे कैसे पहुँचा? 12,000 है, कोई 2-4 तो नहीं है। तो ऑब्वियसली पासपोर्ट ओरिजिनल है, क्योंकि पाकिस्तान का नादरा का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन वो सिस्टम चलाने वाले तो जैसे अब आर्मी जनरल को उसका चीफ बनाया है और 4 आर्मी हाजिर सर्विस, 4 आर्मी ऑफिसर उधर बिठाए गए हैं, तो करप्ट सिस्टम है। वो पासपोर्ट जाली नहीं है, वो बेशक मतलब बनाए गए हैं पैसे दे के, करप्शन के उस पर बने हैं, लेकिन है नादरा के पासपोर्ट, जेन्युइन पासपोर्ट।
अब इस पे पाकिस्तान ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और डेफिनेटली हुआ ये है कि पाकिस्तान में आजकल जिस तरह अफगानियों की पकड़ धकड़ हो रही है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वो 12,000 की लिस्ट दी है कि ये पासपोर्ट हैं ये नकली है। तो अगर नकली भी हैं तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान का पासपोर्ट नकली और उस पर लोग ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में। देखिए, मैं जब सऊदी अरब में 1984 में 84 में जॉब के लिए गया ना, वैसे तो आप उम्रा वीज़ा हज वीज़ा तो चलो एक प्रोसीजर है, जॉब के लिए मुझे प्रीफेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ी, उसने पासपोर्ट पे पूरी एक मोहर लगाई, सऊदी अरब का जॉब का वीज़ा था, पूरा एक सिस्टम था। फिर जब मैं उतरा था दहरान एयरपोर्ट पे सऊदी अरब में, तो वहाँ पे मुझे कई घंटे लगे इंक्वायरियों में ये वो। तो ये भी जो अफ़गानी हैं जो 12,000, ये भी जॉब वीज़ा पे होंगे ना। किस तरह ये सब क्लियरेंस हुआ, ये तो सऊदी अरब को पाकिस्तान को पूछना चाहिए कि आज तुम्हारी पॉलिसी चेंज हो गई है, आज तुम अफ़गान मुजाहिदीन को इस्लाम के मुजाहिदीन नहीं मान रहे बल्कि उनको पाकिस्तान का दुश्मन मान रहे हो। कल तक तो सर पे बिठाया था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पॉलिटिकल सिनारियो ये है कि जब से इमरान खान की सरकार ख़त्म हुई और फिर पीडीएम की सरकार आई, तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दोनों बूट चाटने में लगे हुए थे। बिलावल को और जरदारी को ये अपना परफॉर्मेंस से ये फीलिंग थी कि हम आर्मी की गुड बुक्स में हैं, और बिलावल ने जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री में आके इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया की माँ बहन एक कर दी, तो बिलावल पक्का प्राइम मिनिस्टर है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ज़ाहिर घाघ हैं, और उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वो पंजाबी हैं और इन्होंने पंजाब को बनाया भी है। और फिर इस पूरे पीरियड में ज़ाहिर नवाज शरीफ के आर्मी के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई। आज भी वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है। जेल से अदालत ने इसको 2 हफ्ते के लिए मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाने का कहा था, तो ये 4 साल से वहाँ बैठा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सफ़र के काबिल नहीं, लेकिन इतना सफ़र कर सकता है कि लंदन से 7 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के दुबई और सऊदी अरब आ सकता है। आगे 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके पाकिस्तान नहीं आ सकता। इसकी तबीयत 7-7.5 घंटे तक की फ़्लाइट कर सकता है, 1-1.5 घंटा इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 4 साल से लंदन में मज़े से बैठा है। पूरा चक्कर में है कि डील पक्की हो जाए, मुझे एयरपोर्ट से जेल ना भेजा जाए, क्योंकि जेल से निकाल के इसको लेके गए थे पैरोल पे। तो ये सज़ा याफ्ता, इसको सज़ा अदालत से हो चुकी थी, तो उसको वो सज़ा पूरी करनी पड़ेगी अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में देखें। अब ज़ाहिर है नून लीग वाले सारे एक तरफ डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस डील के नतीजे में अब सुना यही है कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। उस जलसा करने के लिए पहले तो ये होता था ना कि इमरान खान वाला स्टाइल था कि डीजे बुला लिया, गाने, ढोल, तराशे, शराबें, चरसें, बिरयानियाँ, डांस, ये सब होता था, तो पब्लिक जमा हो जाती थी। अब इन्होंने भी इसी तरह का ड्रामा किया है। पहले बिरयानी पे बात होती थी, अब ये ऐलान किया गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके जलसे में आएगा उसको होंडा 125 स्कूटर दी जाएगी, मोटरसाइकिल। अब एक नई चीज़ आई है कि जो भी नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। हमारी पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि
जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्क और कौम की खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच कर पूरी जानदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क्यादत से क्यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूँ, ये फरिश्ते हैं, ये फलाह है। मैंने शहबाज शरीफ को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमात से। तो अजीज दोस्तों, नवाज शरीफ की डील नज़र आ रहा है कि फाइनल है, और उसको अगले इन केस अगर ये केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चलती तो, क्योंकि चाइना जाने से पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ ने ट्विटर पे अपने अकाउंट पे प्रोफाइल में केयरटेकर हटा दिया है। तो आर्मी शुरू से इस चक्कर में थी कि इसी सरकार को चलाया जाए और पीछे से हम वो करें, क्योंकि ये सरकार तो आपको पता है, मैंने कल परसों की वीडियो में भी बताया था कि ये तो हेलीकॉप्टरों में अपने रिश्तेदारों को सैर करा रहे हैं, पेरिस लेके जा रहे हैं, इसी में इनको मज़े आ गए हैं, और काम तो सारा आर्मी कर रही है। तो आर्मी तो चक्कर में कि इस सरकार को ही चलाए, लेकिन अमेरिका से प्रेशर था, IMF वर्ल्ड बैंक से था कि आपको डेमोक्रेसी तो रखनी होगी और आपको इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान एक मफाद परस्त, एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, तो पाकिस्तान इस चक्कर में कि किसी तरह ये गज़ा वाला मामला आगे बढ़े, इसराइल की जंग ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए फिर हम इसी सरकार को चलाएंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। ऑल दो के एक अनाउंस हुआ है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे और एक आध हफ्ते में पूरा इलेक्शन का शेड्यूल और सारी चीज़ें हम अनाउंस करेंगे। तो लेट्स सी, अगर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना तो फिर शायद इस वक्त फ्रंट पे नवाज शरीफ दौड़ रहा है। और नवाज शरीफ से भी ये डील की गई है कि नवाज शरीफ की एक ज़ाती पर्सनल लड़ाई थी आर्मी से, तो नवाज शरीफ को भी शायद ये कहा गया है कि या तो पहले दिन से आप मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर वो करें, और शहबाज शरीफ को भी कहा गया है कि हमज़ा को, अपने बेटे हमज़ा को पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए ग्रूम करें, और अगर नहीं तो कम से कम आप ये करें कि एक साल के लिए आप दोनों बन जाएं चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। ये बंदर बांट है, आर्मी इसी तरह पाकिस्तान में बंदर बांट करती रही है और करती रहेगी। तो अजीज़ दोस्तों, इस पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसमें नवाज शरीफ को फ्रंट लाइन पे देख के पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त शोर मचा रही है, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हमें, और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और नवाज शरीफ को स्पेशल। अब आप देखें यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इमरान खान को हटाने के लिए मिल के PDM की सरकार 16 महीने चलाई, दोनों मिल के लूटते रहे। आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, और इलेक्शन में ये दोनों अपने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। यही हाल भारत में इंडिया अलायंस का होगा। इन्होंने जो इंडिया अलायंस बनाया है ना, ये जब इलेक्शन करीब आएंगे और इलेक्शन की जब बारी आएगी ना, तो मैं पहले जैसे आपको बताता रहा हूँ कि तब पता चलेगा कि एक दूसरे को कितनी सीटों पे ये एकमोडेट करेंगे। ये सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे। ममता की TMC वेस्ट बंगाल में क्या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को कैंडिडेट के लिए अपने आधे कैंडिडेट हटा देगी? नहीं। यही चीज बिहार में क्या नीतीश कुमार या लल्लू प्रसाद यादव कांग्रेस या किसी और पार्टी को वहां पे मौका देंगे कि हाँ भाई आधी सीटें हम लेते हैं, आधी सीटों पे आप आ जाएं? हर जगह का ये हाल है। महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, साउथ में चले जाएं आप, पंजाब में चले जाएं, कहीं भी, तो इनका भी यही हाल होगा। यही पाकिस्तान में कि आज पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तोपें खोल के बैठी हुई है। इसी तरह PTI, जाहिर है इस वक्त PTI के ऊपर तो जुल्म हो रहा है,
ठीक है, मुझे खुशी भी है इस जुल्म की, लेकिन बहरहाल ये ह्यूमन राइट्स की तो वायोलेशन है, सारे रूल्स की वायोलेशन है। जिसको देखो पीटीआई की कई औरतों को 4-4 महीने से बंद करके रखा हुआ है, जिसको मर्जी आती है उठा ले जाते हैं। उस्मान डार दन दनाता फिरता था कि नहीं सरेंडर करूंगा, ये वो गायब हो गया। 2 महीने बाद फिर वो कामरान शाहिद के टीवी प्रोग्राम में आया, कामरान शाहिद के घर में इसने इंटरव्यू दिया कि इमरान खान ने हमें 9 मई को आर्मी के खिलाफ हमला करने का ऑर्डर दिया था, गवर्नर हाउस पे, जिन्ना हाउस पे और इधर उधर GHQ पे, और इमरान खान है और मैं इसीलिए पीटीआई छोड़ रहा हूँ। फिर फरूक हबीब फ्रंट पे था पीटीआई के, गायब। अब आया है वापस, उसने भी यही बयान दिया है। अब मुसलसल साइफर केस में और 9 मई के केस में सब इमरान खान के खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं। इवन जिस असद मजीद पाकिस्तान एम्बेसडर ने वो साइफर भेजा था, वो भी अपने बयान पे मुकर गया और उसने भी कहा कि साइफर में कोई ऐसी ख़राब चीज़ तो नहीं थी। इमरान खान ने इसको पॉलिटिसाइज किया और आर्मी के खिलाफ एक बगावत की। तो साइफर केस अदालत में चल रहा है, और जैसे ही इमरान खान को उम्र कैद या सज़ाए मौत या 14 साल या जो भी सज़ा बड़ी लग जाएगी, इसके बाद इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस कर देंगे, पीटीआई को शायद बैन कर दिया जाए। और पीटीआई के ज़्यादातर, अब जैसे ये फ़ारूक हबीब है, उसने जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पार्टी जो बनाई है इसने, सारे पीटीआई वाले उसी में जा रहे हैं, जैसे फवाद अबू चौधरी और ये सब। तो वो पॉलिटिकल सिनारियो है। पीटीआई जलसे की इजाज़त मांग रही है काफ़ी अरसे से, मीनारे पाकिस्तान पे मना कर दिया, नवाज शरीफ को दे दी 21 अक्टूबर की जलसे की इजाज़त। इसी तरह इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी सब जेल में हैं। असद उमर जैसे लीडर जो इमरान खान के ब्लू आइट बॉय होते थे, आज खामोश बैठे हैं, दांत तोड़ दिए इनके। शेख रशीद लापता है, एटम बम 1-1 पाव के, आधे किलो के एटम बम लेके पता नहीं कहाँ गायब है। वो भी महीने 2 महीने में निकल के आएगा और बयान देगा। इन सब के साथ जो होता है ना, देखें, मैंने पहले काफ़ी अरसे पहले बताया था कि करते क्या हैं कि लेके जाते हैं एक अंधेरे कमरे में बंद करके, कपड़े पूरे उतार देते हैं, फिर एक अंधेरे कमरे में बंद करके चूहे, कॉकरोच और तरह तरह के कीड़े मकोड़े छोड़ देते हैं कमरे में, और 2 दिन तक फिर उसका भाव नहीं पूछते। फिर 2 दिन बाद, और नीचे से खाना और पानी भेज देते हैं। फिर 2 दिन बाद उसको निकालते हैं, फिर उसका सेक्सुअल टॉर्चर करते हैं। ऑल दो कि वो सारी चीज़ें उनके कबूल भी कर ले, तो भी पहले उसके साथ वो सलूक करते हैं कि आगे चल के वो इंसान का बच्चा बना रहे और हमारे इशारे पे चले। फिर उसके साथ सेक्सुअल टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा ही आदमी जो कि 3 महीने इनकी कैद में रहा था, वो फिर वापस जब निकला तो यूरोप आ गया, तो मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसने कहा तेल में भिगो के डंडा लेके आते हैं और हमें यूँ ऊपर रस्सी से बांध लटकाया हुआ होता है, और वो हमारे साथ हमारे नाजुक हिस्सों में उन डंडे के साथ हमारा एक तरह का बलात्कार होता है। ये पाकिस्तान आर्मी है। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो की। पाकिस्तान एक बदनुमा दाग है इस दुनिया में, सिविलाइज सोसाइटियों में एक बदनुमा दाग है, एक गंदा मुल्क है, और इसका ज़िंदा रहना, इसका कायम रहना इंसानियत की तज़लील है। इंसानियत को शर्मा दे, वो है पाकिस्तान। तो ये है कि दुख की बात है कि सिविलाइज्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूरोप इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तान में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, हर लिहाज से इस आर्मी ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, और आई होप कि वन डे ये बेगैरत पाकिस्तानी भी अब जाग जाएंगे। भाई आप ये देखें कि फ़लस्तीनी जो इज़राइल के साथ कर रहे हैं,
ये करना चाहिए इस पाकिस्तान के साथ सिविलियंस को। एक टीटीपी है, बलोच मुजाहिदीन हैं, कुछ हैं, लेकिन अब बात आगे बढ़ानी चाहिए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।